नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 का विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रथम अध्याय प्रारंभ किया था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो विटामिन्स है, खनिज है, प्रोटीन है, अगर हम इनका सेवन ना करें तो कौन कौन से रोग होते हैं, अर्थात कुपोषण के बारे में हमने जाना था। हमने देखा था कि अगर भोजन में किसी एक पोषक तत्व की लंबे समय तक अगर कमी रहती है तो उसे हम कुपोषण कहते हैं, और उसी के तहत हमने विटामिन, प्रोटीन और खनिज कुपोषण के बारे में अध्ययन किया था। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। देखो, मानव स्वास्थ्य के बारे में जो हम सबसे पहले बात करेंगे पानी के बारे में। जो पानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है, जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। और हमने सुना भी है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इस प्रकार की बातें हम कई बार सुनते हुए आए हैं। तो देखो क्या है पानी। देखो, पीने योग्य जो जल है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो पानी हम पीते हैं कुछ प्रकार के गुण होने चाहिए, वो दूषित नहीं होना चाहिए। किस प्रकार के गुण उसके अंदर होने चाहिए। देखो, सबसे पहला गुण देखते हैं पानी में। देखो, आंखों से दिखने वाले कण, यानी इतने बड़े कण नहीं होने चाहिए कि जो आपको आंखों से दिखे। आंखों से दिखने वाले कण वे वनस्पति नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कि मान लो उसके अंदर धूल मिट्टी के कण पड़े हैं, हम फिर भी उस पानी को पी रहे तो हमारे शरीर को क्या करेगा, वो नुकसान करेगा। यानी आंखों से दिखने वाले कण वे वनस्पति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। यानी जल की जो पीएच है, संतुलित का मतलब क्या हो गया, 7। देखो, पीएच के लिए मैं बताता हूं इस प्रकार से। जो पीएच एक स्केल होती है, हम आगे के अध्याय में इसको बारे में पढ़ेंगे आगे। पीएच स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे होते हैं, और यहाँ 20 सेंटर में इसकी 7 लिखा होता है। देखो, अगर पीएच जल की अगर क्या होगी, 7 से कम होगी, या कोई भी पदार्थ है अगर उसकी पीएच 7 से कम होगी तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। और अगर उसकी पीएच 7 से अधिक होगी तो वो क्या होगा, क्षार होगा। तो जल की पीएच ना तो 7 से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम होगी तो जल कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और अगर जल की पीएच अगर 7 से अधिक हुई तो क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा। दोनों ही स्थिति में, चाहे वो अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो, हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है। अतः जल की पीएच कितनी होनी चाहिए, जल की पीएच संतुलित अर्थात कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। पीएच क्या होता है हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे इसको। देखो, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर मान लो जल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जल क्या करेगा, बदबू मारने लग जाएगा। अगला देखो, जल में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए जो हमें क्या करे, हानि पहुंचाते। क्योंकि अगर हम दूषित जल का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। तो हमें स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए, और उस जल के अंदर सूक्ष्म जीव, यानी जो आंखों से नहीं दिखते हैं, बहुत सी सूक्ष्म जीव जल के अंदर नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर मान लो हम स्वच्छ जल पिएंगे तो हमें क्या फायदा होगा। तो स्वच्छ जल पीने के क्या लाभ हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जल के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। देखो, स्वच्छ जल पीने के लाभ क्या क्या लाभ है। देखो, शरीर चुस्त व ऊर्जावान रहता है। शरीर चुस्त रहेगा, बिल्कुल व्यक्ति खिला खिला दिखेगा। बाकी ऐसा चरम ऊर्जावान दिखता है, सुस्त दिखता है पूरे दिन। लेकिन अगर आप स्वच्छ जल का सेवन कर रहे हो तो शरीर बिल्कुल चुस्त रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। अगला हम देखते हैं, शरीर में उपस्थित जहरीले पदार्थ जल के साथ बाहर निकल जाते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर कोई जहरीला पदार्थ है, कोई टॉक्सिक है, तो हम जितना ज्यादा जल पिएंगे हमें पसीना होगा, हम मूत्र विसर्जन करेंगे, तो इस प्रकार से जो जहरीले जो पदार्थ होंगे वो मूत्र के साथ या पसीने के द्वारा शरीर से क्या जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। यानी जल के सेवन करने से जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अगला देखो, शरीर की सभी उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म क्रिया, शरीर की सभी उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, जल के द्वारा ही होती है। क्योंकि जल में देखो, जल क्या करता है, शरीर में विभिन्न पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। दो कोशिकाओं के बीच में भी पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। उपापचयी क्रिया का मतलब क्या होता है, भोजन का पचना और पचे हुए भोजन से ऊर्जा का निर्माण होना, यानी एटीपी का निर्माण होना। इन सभी क्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। इन उपापचयी क्रियाओं के लिए भी जल का होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है शरीर के अंदर। वो भी कौन सा, स्वच्छ जल होना बहुत ही आवश्यक है। अगला हम देखते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यानी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है हम अगर जल का सेवन करते हैं तो। स्वच्छ जल का अगर हम सेवन करते हैं तो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती। ध्यान रखें, स्वच्छ जल का सेवन करेंगे तो ही बढ़ेगी, अगर दूषित जल का सेवन करेंगे तो शरीर और रोगी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं,
शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है, यानी व्यक्ति का मोटापा नहीं बढ़ता। आपने कई बार सुना होगा, विज्ञान भी कहती है और कई डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें सुबह उठकर जल्दी पानी का सेवन करना चाहिए और गुनगुना पानी पीना चाहिए। उससे क्या होती है, हमारी चर्बी घट जाती है, मोटापा नहीं बढ़ता है। यानी निरंतर जल का सेवन करने से, स्वच्छ जल का सेवन करने से शरीर की जो अनावश्यक चर्बी है वो नहीं बढ़ती है, अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है, जल का सेवन करने से किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है। देखो जल बहुत ही आवश्यक है, अगर आप नहीं नहाओगे तो भी एलर्जी होगी, ठीक है। नहाने से जो भी शरीर के जो कीटाणु होते हैं वो साफ हो जाते हैं। यानी चाहे आप नहाओ, जल को पियो, यानी जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी प्रकार की एलर्जी हमें नहीं होती है। अगला देखो, फेफड़ों में अस्थमा व आंत की बीमारियां नहीं होती है, क्योंकि ये जल क्या है, द्रव है, तो जब ये जाएगा तो सफाई करता जाएगा, हाथ की भी सफाई करेगा। यहाँ से अपने गले की देखो, अगर मान लो कि गले में अगर खराश हो रही है तो कई बार आपने सुना होगा कि गुनगुना पानी पीते तो खराश हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से फेफड़ों का अस्थमा और आंत की बीमारियां भी नहीं होती है। अगला, पथरी व सर्दी जुकाम नहीं होता। पथरी यानी किडनी स्टोन, जो पथरी जो होती है वो देखो छोटे छोटे कंकड़ वगैरह होते हैं, बारीक बारीक, वो जम जाते हैं। अगर हम जल का निरंतर सेवन करेंगे तो क्या होंगे, सूक्ष्म कण क्या होंगे, बहकर जल के साथ क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जल का सेवन करने से पथरी और सर्दी जुकाम जैसी स्थितियां भी नहीं होती। यानी सीधी सी भाषा में कहें तो स्वच्छ जल का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक स्वच्छ जल एक सुखी जीवन का आधार है। अब बात आती है कि सर अगर मान लो हम स्वच्छ जल का सेवन ना करें, दूषित जल पिए तो क्या होगा। बहुत ही नुकसान होगा। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं देखते, देखो दूषित जल के दुष्प्रभाव, क्या क्या नुकसान होगा। देखो, दूषित जल में प्रोटोजोआ, कृमि, कृमि का मतलब होता है कीड़े, दूषित जल में प्रोटोजोआ कृमि आदि होते हैं, जिससे हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां हो जाती है। हैजा रोग हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा। अगला देखते हैं, वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, टाइफाइड जानते हो जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं निकालो, टाइफाइड, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती है, ठीक है। तो ये दूषित जल के सेवन से। अब देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बाला रोग या नारू रोग, इंपॉर्टेंट कर लेना, नोट्स बनाते चले साथ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। देखो, बाला रोग या नारू रोग, ये भी दूषित जल के सेवन करने से ही होता है। इसका रोग जनक यानी रोग का पिता किससे होता है, देखो ये बाला रोग या नारू रोग किससे होता है, ड्रेकनकुलस मेंडिनेसिस कृमि। क्या नाम है, ड्रेकनकुलस मेंडिनेसिस कृमि। ये एक कीड़ा होता है जिसका क्या नाम है, ड्रेकनकुलस मेंडिनेसिस कृमि। इस कीड़े की वजह से कौन सा रोग होता है, बाला रोग भी कहते हैं या नारू रोग भी उसको कहते हैं। ये कीड़ा क्या करता है, दूषित जल के अंदर इसकी जो मादा होती है क्या करती है, दूषित जल में क्या देती है, अंडे देती है। और जब हम दूषित जल को पीते हैं तो वो अंडे क्या हो जाते हैं, हमारे शरीर में चले जाते हैं, और हमारे शरीर में जाकर जब अंडे फूटते हैं तो फिर ये कीड़ा बाहर आ जाता है और हमारे शरीर में क्या करता है, ये संक्रमण फैलाने लगता है। हमें क्या करना है, पेट में जलन और दर्द होने लगता है। तो एक समय ऐसा था जब ये इस प्रकार की दूषित जल के कारण ये बाला रोग या नर रोग राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा फैल रहा था। तो सरकार ने क्या किया, इसको रोकने के लिए कार्यक्रम चलाया था। याद रखिए कौन सा कार्यक्रम था वो, नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम। नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया, सन 2000 में चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया। अतः हमें दूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें स्वच्छ जल का सेवन ही करना चाहिए। और विज्ञान ये कहता है कि प्रतिदिन हर एक व्यक्ति को 8 से 10 गिलास स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए, जिससे रोग होने की संभावना बहुत ही कम होती है। अगला टॉपिक हम लेते हैं मोटापा। आम समस्या, घर घर की समस्या, मोटापा का मोटापा है, यानी बहुत कॉमन समस्या है मोटापा। तो देखते हैं मोटापा होता क्या है। देखो, शरीर में जब अनावश्यक वसा जम जाती है, देखो जब शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव हो जाता है तो यह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। कौन, वसा। जब शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव हो जाता है तो यह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। इसे क्या कहते हैं, मोटापा कहते हैं। यानी जब हम अधिक वसा का सेवन करते हैं तो शरीर में क्या होता है, वसा का जमाव हो जाता है, तो ये क्या करती है, हमारे शरीर में हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, मोटापा कहते हैं। अब देखो वसीय भोजन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे तेल है, घी है, तो क्या सर हम इनको नहीं खाना चाहिए, खाने चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं खाने चाहिए, लेकिन लिमिट में खाने चाहिए। अब बात करते हैं मोटापा का जो कारण है, क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं। देखो, एक तो शरीर का वजन बढ़ना,
जब शरीर का वजन बढ़ेगा तो भी क्या होगा, मोटापा होगा। आप ये कहोगे सर मोटापे से तो वजन बढ़ता है, ठीक है, तो शरीर का वजन बढ़ना वो भी क्या है, मोटापा है। देखो अगला, ऊर्जा सेवन, यानी जितना भोजन हम कर रहे हैं, ऊर्जा सेवन व ऊर्जा खर्च में असंतुलन, यानी जितना हम भोजन कर रहे हैं, जितनी कैलोरी हम ले रहे हैं उसके अनुसार हम खर्च नहीं कर रहे हैं। यानी हम खाना ज्यादा खा रहे हैं लेकिन उसके अनुसार हम काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको काम भी करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करोगे, ऊर्जा आपने ज्यादा ले ली है लेकिन ऊर्जा खर्च नहीं कर रहे हो तो फिर भी क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। यानी ऊर्जा सेवन और ऊर्जा खर्च में क्या हो जाना, असंतुलन हो जाना। अगला, अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, यानी मांस जो वगैरह जो लोग खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, चर्बी युक्त भोजन भी कम करना चाहिए। अधिक चर्बी युक्त भोजन करना ये भी क्या करेगा, मोटा बढ़ाएगा। अगला, जंक फूड व कृत्रिम भोजन करना, ये सबसे बड़ी समस्या है आज की युवा पीढ़ी की। जंक फूड व कृत्रिम भोजन करना, आई लाइक चाउमीन, आई लाइक मंचूरियन, मैगी वगैरह, ये सब जंक फूड और कृत्रिम भोजन का भाग ही है, ठीक है। तो इससे भी क्या बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। अगला देखो, स्थिर जीवन व्यापन करना व कम व्यायाम करना। आजकल हर व्यक्ति आराम की जिंदगी जी रहा है, पास में पड़ोसी की गली में जाएगा तो भी गाड़ी लेके जाएगा, थोड़ा सा भी पैदल नहीं चलेगा। स्थिर जीवन यापन करना, और व्यायाम का तो नाम ही नहीं है, व्यायाम का तो नाम ही नहीं है। बहुत लेट तक उठते हैं, व्यायाम करेंगे कब। अपने राजस्थानी में कहावत भी सुनी होगी, 8 बजे उठे छोरा छोरी ने कूटे। ये स्थिति हो रही है। देखो, स्थिर जीवन यापन करना व कम व्यायाम करना, ठीक है, ये भी क्या करता है, मोटापा को बढ़ाता है। अगला देखो क्या टॉपिक है, देखो शारीरिक क्रिया कम करने पर, यानी काम बहुत कम करते हैं, शरीर का हम काम करते नहीं, शरीर को काम में लेते नहीं है। शारीरिक क्रिया कम करने पर शरीर पर क्या होती है, चर्बी जमा होने लगती है, ठीक है, जिससे आउटू अल्प क्रियता, यानी हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आउटू अल्प क्रियता, या जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो ये हमने देखा मोटापा के जो क्या क्या कारण है। अतः हमें निरंतर व्यायाम करना चाहिए। ध्यान रखें अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो घर में रेगुलर व्यायाम करते रहे। ऐसा नहीं कि जब लॉकडाउन खत्म हो तो आपकी स्थिति भी ये आ जाए। तो निरंतर व्यायाम करते रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। अब मन में सवाल उठता है, सर मोटापा हो रहा है तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो मोटापा बढ़ाने के लिए जिम जा रहे हैं ताकि शरीर में डोले शोले निकल जाए। देखो जिम जाना अलग चीज है, वो एक एक्सरसाइज है, लेकिन मोटापा देखो हर चीज में, शरीर के हर भाग में दिखाई देगा। और मोटापा के जो प्रभाव है क्या क्या हो सकते हैं, देखो हृदय रोग यानी हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। मधुमेह यानी डायबिटीज हो सकता है। अगला, निद्राकालीन श्वास समस्या, व्यक्ति सोते समय खर्राटे भरता है, ना खुद तो सो जाता है लेकिन पास वाले को परेशान कर देता है। निद्राकालीन श्वास समस्या यानी जब सोता है तो बहुत ज्यादा खर्राटे भरता है। अस्थि संध्या आरती यानी हड्डियों में, जोड़ों में क्या होता है, दर्द होने लगता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि मैं मोटा हो गया, तो उसके लिए भी देखो एक आता है बीएमआई। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बीएमआई के, देखो बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको शरीर भार सूचकांक, यानी शरीर का जो भार बढ़ा या नहीं बढ़ा है, मोटापा हुआ नहीं, इसकी सूचना देता है। कैसे निकालते, देखो इसको, देखो मोटापा पूर्व स्थिति या सामान्य स्थिति, ठीक है, 25 किलोग्राम प्रति मीटर, यानी अगर किसी व्यक्ति की लंबाई अगर मान लो 1 मीटर है, बच्चे की लंबाई ठीक है, तो उसका वजन कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। अगर 25 से 26 की तरफ जा रहा है मतलब मोटा हो रहा, ठीक है। और यदि मोटापा अगर मान लो कि 30 किलोग्राम प्रति मीटर, अगर व्यक्ति की या बच्चे की लंबाई अगर 30 मीटर है और उसका वजन कितना हो जाए, 30 किलोग्राम यानी 30 किलो हो जाए, तो बच्चा मोटा हो गया है। उस पर उसके खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये आज हमने देखा, एक तो मोटापा क्या होता है, और जो जल है किस प्रकार का जल हमें पीना चाहिए, अगर दूषित जल का हम अगर सेवन करेंगे तो उसके क्या क्या नुकसान है, और दूषित जल में क्या, यानी सॉरी पीने वाले जल में क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।